तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रोती सलाइवा, एक्सेसिव ड्रूलिंग फ्रॉम नोज और माउथ मेनली किसमें देखने को मिलता है? माउथ में, क्योंकि बच्चे में क्या नोज और माउथ मेनली किसमें देखने को मिलता है? नोज में भी, क्योंकि बच्चा ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीदिंग होता है, क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी मेनली रेस्पिरेशन नोज से करता है, ऑब्लिगेटरी ओनली ऑप्शन उसके पास नोज ही होता है, तो ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीदिंग की वजह से बच्चे के नोज में भी आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सेसिव ड्रूलिंग सिक्रेशन, क्योंकि माउथ में तो कॉमनली देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके साथ नोज में, क्योंकि बच्चा ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीदिंग में बच्चा सिर्फ नोज से रेस्पिरेशन करता है मेनली लगभग 3 to 4 मंथ ऑफ लाइफ तक, तो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि फ्रोती एक्सेसिव ड्रूलिंग कहां से आ रहा है? नोज और माउथ से, वो इंडिकेट करता है कि इस बच्चे में ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया। इसके अलावा हम इस बच्चे में देखेंगे 3C साइन विथ फीडिंग, कि जैसे ही बच्चे को फीडिंग कराता हूं तो मुझे 3C साइन देखने को मिलता है। ये 3C है क्या? तो ये 3C है बेटा, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस का रीजन क्या है? सपोज करो कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया, जैसे आपने फीड किया, ठीक है, जैसे बच्चे आपने क्या कराया? फीड कराया, तो फीड के बाद आपने देखा कि वो जो फीडिंग है वो किस में एंटर कर गया? ट्रेकिया में। और अगर ट्रेकिया में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में जब भी रेस्पिरेटरी पासेज में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है, अभी आपकी रेस्पिरेटरी पासेज में कोई फॉरेन पार्टिकल चले जाए, मेरे रेस्पिरेटरी पासेज में फॉरेन पार्टिकल चला जाए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले एक रिफ्लेक्स आता है, कफिंग रिफ्लेक्स, मेरे को कफ आएगा, खांसी आएगी, ठीक है। दूसरा, उसके बाद चोकिंग, यानी चोक का मतलब ब्लॉक हो गया। ब्लॉक किस वजह से हो रहा है? कि वो फीडिंग मटेरियल ट्रेकिया को क्या कर दिया? ब्लॉक। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? चोकिंग। जब ट्रेकिया कंप्लीटली ब्लॉक हो गया तो क्या इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को क्या डेवलप हो गया? साइनोसिस डेवलप हो गया। तो कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस मेनली क्या देखने को मिलता है? उस बच्चे के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या, जैसे बच्चे ने फीड किया तो उसको वोमिटिंग हो रहा है या रीगर्जिटेशन हो रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि इसोफेगस कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं है, तो अपर इसोफेजियल पाउच में जो भी कंटेंट, जो भी फीडिंग मटेरियल आया, वो वापस से क्या हो जाएगा? रीगर्जिटेट हो जाएगा, वोमिट आउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस बच्चे में मैं रिकरेंट कह सकता हूं, मैं रिकरेंट रीगर्जिटेशन या रीगर्जिटेशन आफ्टर फीडिंग मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। रीगर्जिटेशन एंड वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग के बाद इस बच्चे में मुझे क्या देखने को मिलेगा? रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बच्चे में मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब है एरोफेगी, यानी बच्चे के अंदर क्या हुआ है? एयर का एक्यूमुलेशन हुआ स्टमक में अंदर, यानी एरोफेगी, यानी बच्चे ने एयर को खा लिया, यानी स्टमक में एयर चली गई है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मेनली टाइप सी, डी और ई में आपने देखने को मिला था, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, ठीक है, और होगा अगर बच्चा टाइप सी, डी और ई से है तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो उस बच्चे में एस्पायरेशन हो सकता है, एस्पायरेशन की वजह से उसमें एस्पायरेटरी निमोनिया भी हो सकता है। तो फीडिंग एस्पायरेशन, या मैं बोलूं एस्पायरेशन एंड एस्पायरेटरी निमोनिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा? एस्पायरेटरी निमोनिया, ठीक है। और एस्पायरेटरी निमोनिया में अगर आपसे पूछो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एस्पायरेटरी निमोनिया वो मेनली किस टाइप के साथ देखने को मिलता है? तो मेनली विद टाइप ई। टाइप ई के साथ मुझे क्या देखने को मिलता है? मेनली टाइप ई के साथ, या एच या एन टाइप के साथ मुझे क्या देखने को मिलता है? एस्पायरेटरी निमोनिया देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी में तो मोस्टली क्या था? वोमिटिंग, और एट बर्थ ही हमें पता चल जाता है कि बच्चे में ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया। पर टाइप एन में मोस्टली ये सारी फाइंडिंग देखने को मिलती नहीं है, या फिर मिलेगी तो लेस सीवियरिटी के साथ मिलेगी। फ्लोथी सलाइवेशन भी कम देखने को मिलेगा, 3C साइन भी देखने को नहीं मिलेगा, रीगर्जिटेशन और वोमिटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो इसोफेगस से वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? स्टमक से कनेक्ट भी है। अगर इसके अलावा बात करूं तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो हो सकता है, पर वो भी कैसा रहेगा? माइल्ड टाइप का रहेगा, ठीक है। तो एस्पायरेटरी निमोनिया, रिकरेंट अगर एस्पायरेशन हो रहा है या रिकरेंट एस्पायरेटरी निमोनिया किसी बच्चे में हो रहा है, तो वो भी अगेन सस्पेक्ट करता है कि उस बच्चे को ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया तो नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, कई बार पूछ लेता, बाकी क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक बच्चा है उसमें स्लाइड क्या हो रहा है? एक्सेसिव सिक्रेशन तो नहीं है, लेकिन स्लाइड माउथ फोती सिक्रेशन है। इसके अलावा उस बच्चे में हिस्ट्री है कि उसको एस्पायरेशन या रिकरेंट एस्पायरेटरी निमोनिया हो रहा है, तो बच्चा उस बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है? तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला से बच्चा डायग्नोस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की ओर बढ़े हैं, तो डायग्नोसिस की तरफ बढ़े हैं, तो मोस्टली जो डायग्नोसिस है वो हम साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सस्पेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक डायग्नोसिस हमें उसको क्या करने पड़ेंगे? कंफर्म करने पड़ेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहला याद रखना बेटा, अगर मैं इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करूं तो जिन मदर को मैटरनल पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब एक्सेसिव होना, उसमें क्या आपका एमनियोटिक फ्लूइड की मां में अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा रहा हो, तो वो भी इंडिकेट करता है कि इस बच्चे को ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया है। क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स के साथ अगर आपको फ्रोथी सिक्रेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन के साथ अगर मैटरनल पॉलीहाइड्रोमनियस की बात करें, तो समझ जाना कि वो इंडिकेट करता है कि इस बच्चे को क्या है? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया। सर मैटरनल पॉलीहाइड्रोमनियस क्यों होता है? तो आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, एंजॉय भी किया होगा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ में वही निकालता है, वही पीता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको क्या करता है? सोलोइंग करता है, यानी बच्चा पीता है और इसके साथ वो यूरिन के साथ क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है, तो उसी को निकाल रहा है और उसी को क्या कर रहा है? पी रहा है। ये सिर्फ हम किसमें देखते हैं? इंट्रायूटेराइन लाइफ में देखते हैं। तो हमने सबने अपना पिया होगा, आप समझदार हो। तो मैटरनल पॉलीहाइड्रोमनियस अगर बच्चे में मां में अगर पॉलीहाइड्रोमनियस है और उसके साथ अगर उस बच्चे में फ्रोथी सलाइवेशन एक्सेसिव एट बर्थ, तो वो इंडिकेट करता है कि बच्चे को क्या है? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया। मैटरनल पॉलीहाइड्रोमनियस आने का रीजन है कि बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ में उस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या नहीं कर सकता है? स्वलोइंग नहीं कर सकता। तो पॉलीहाइड्रोमनियस आने का जो रीजन है, अगर आपसे पूछा जाए क्यों होता है, तो ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फीटस टू
swallow amniotic fluid, कि amniotic fluid को बच्चा क्या नहीं कर पाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बच्चा सोलो नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में उसमें मेटरनल क्या देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोनियस। और ये हम मेनली किसमें डिटेक्ट करते हैं, तो अगर मैं इस मां की प्रीनेटल यूएसजी करूं, प्रीनेटल अगर यूएसजी करूं तो यूएसजी फाइंडिंग में मैं मेटरनल पॉलीहाइड्रोनियस देखूंगा। दूसरा, अगर फ्रोथी सिक्रेशन हुआ तो उस कंडीशन में मैं इस बच्चे में ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या करता हूं, इंसर्ट करता हूं। और जब नेजोगैस्ट्रिक और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब में इंसर्ट करूंगा तो ईसोफेगस में क्या है, ब्लॉकेज है, तो वो वहां जाके क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, या फिर वो ट्यूब का आगे पास नहीं होगी। तो दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा आप और डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या यूज करोगे, तो इनएबिलिटी टू पास ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर मैं इस बच्चे में इंसर्ट करूं, ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब चाहे ओरल कैविटी से जाए चाहे नेजल कैविटी से जाए, जहां रही है वो ईसोफेगस में, तो इनएबिलिटी टू पास ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, अगर ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर पास नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में भी मैं क्या कह सकता हूं कि बच्चे को ट्रेकियो ईसोफेजियल अट्रेजिया, क्योंकि जब ईसोफेजियल अट्रेजिया होगा तो वो जो ट्यूब है वो आके कहां पे रुक जाएगी, इस ईसोफेगस पाउच के अंदर रुक जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंसी मुझे देखने को मिलती है तो वो भी हमें डायग्नोस करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा डायग्नोसिस है जो हम कंफर्मेशन के यूज करते हैं, तो ये आपका डायग्नोसिस है वो कैसा है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। हम इंडिया में हम विदाउट एक्सरे अगर हमें ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास नहीं कर पाते तो हम कंफर्म कर देते हैं कि इस बच्चे को क्या है, ईसोफेजियल अट्रेजिया। तो पहले कंफर्म डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इनएबिलिटी टू पास द ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कितने फ्रेंच की इंसर्ट करते हैं, तो ट्यूब जो लगभग है वो 6 to 8 फ्रेंच की ट्यूब हम क्या करते हैं इसमें इंसर्ट करते हैं, जो कि लगभग कितने सेंटीमीटर पे अरेस्ट होती है, तो आंसर याद रखना, अरेस्ट 8-10 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, मेनली 8T4 लेवल। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बेटा बहुत सारे हैं, सुनना ध्यान से कि कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनएबिलिटी टू पास द ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमें कंफर्म कर देगा डायग्नोसिस को। पहला क्वेश्चन तो यही है। ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब किस फ्रेंच की, ऐसा नहीं है कि बड़ा फ्रेंच का ट्यूब लिया 18 फ्रेंच का 16 फ्रेंच का आप इंसर्ट करें तो वैसे भी इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेकिया की इतनी विड्थ तो है नहीं। तो दूसरा, कितने ट्यूब की फ्रेंच, लगभग 6 to 8 फ्रेंच की। ऐसा तो नहीं हो कि कोई स्टेनोसिस हो जिसकी वजह से क्या हो रही हो, ट्यूब कोइल हो रही हो, लेकिन इसमें क्या कंप्लीटली ब्लॉकेज अट्रेजिया है, तो कितने फ्रेंच की ट्यूब लगभग यूज करनी है, तो 6 to 8 फ्रेंच की। अरेस्ट है 10 सेंटीमीटर लेंथ, लगभग 10 सेंटीमीटर पे जाके ट्यूब क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मेनली जो ब्लॉकेज होता है, मेनली जो अट्रेजिया होता है, मैं कह सकता हूं जो मेनली जो अट्रेजिया देखने को मिलता है वो किस लेवल पे देखने को मिलता है, T4 लेवल पे। किस पे, T4 थोरेसिक 4th लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है, अट्रेजिया देखने को मिलता है। तो ये भी हम डायग्नोसिस है वो कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना होता है, तो नेक्स्ट वन आता है बेटा एक्सरे। थर्ड वन डायग्नोसिस की बात करें तो आता है बेटा एक्सरे। और एक्सरे के अंदर हम कोइल्ड देखते हैं ट्यूब को, कोइल्ड ट्यूब इन अपर ईसोफेगस, पहली बात। तो दूसरा हम देखते हैं गैस इन एब्डोमेन। क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे थे कि हम इसका अगर एक्सरे करें, अगर मैं इस बच्चे का एक्सरे करूं तो एक्सरे में सबसे पहला तो मैं देखूंगा कि कोइल्ड ट्यूब अपर ईसोफेगस, कि जो आपने नेजोगैस्ट्रिक और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो कि कैसी है, रेडियो ओपेक, यानी एक्सरे में मैं देख सकता हूं। जब मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि T4 लेवल पे, ये जो T4 लेवल पे ये जो आपको दिख रही होगी ट्यूब, ये क्या हो रही है, अंदर जाके ऐसा कुछ राउंड बना रही है, यानी कोइल हो रही है, यानी कोइल का मतलब मुड़ रही है। पहली बात तो ये। दूसरा, आपको गैस देखने को मिलता है। आप अगर ये शेडो देखना चाहो तो कुछ आपको ऐसा कुछ शेडो देखने को मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि स्टमक में क्या है, गैस है। ठीक है, तो गैस इन स्टमक और कोइल्ड ट्यूब इन अपर ईसोफेगस, ये हम उसके बच्चे की एक्सरे के अंदर देखते हैं, जो कि हम इस बच्चे को क्या कर सकते हैं बेटा, डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे में ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या ईसोफेजियल अट्रेजिया तो नहीं। तो कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसके साथ मदर को हिस्ट्री है मेटरनल पॉलीहाइड्रोनियस की, और इसके साथ इस बच्चे में कोइल्ड ट्यूब और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ गैस इन एब्डोमेन देखने को मिलता है। इसमें एक्सरे के अंदर ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स है जो हम यूज करते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद ईसोफेजियल अट्रेजियम। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट और कौन कौन से इंटरवेंशन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला था बेटा इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल रिपेयर बाय पोस्टीरियो लेटरल थोरेकोटोमी। पोस्टीरियो लेटरल थोरेकोटोमी पूछेगा तो नहीं, पर सुनना ध्यान से, सर्जिकली रिपेयर, सर्जिकली में हम इंसिजन कहां लगाएंगे, यानी हमें ट्रेकिया तक पहुंचना है, तो सॉरी ईसोफेगस तक पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे, तो हमें पता है कि अगर आगे से मैं देखूं तो ट्रेकिया और ट्रेकिया के बैक में क्या मिलेगा मुझे, ईसोफेगस मिलेगा। तो सर्जिकली रिपेयर बाय पोस्टीरियो लेटरल थोरेकोटोमी, पोस्टीरियर साइड से बच्चे का पोस्टीरियर और लेटरल साइड से मैं थोरेकोटोमी करूंगा, यानी किसमें जाऊंगा, रिब स्टेज में, और इससे जाकर मैं किसको रिपेयर करूंगा, इसकी फिस्टुला और अट्रेजिया को क्या करता हूं मैं, रिपेयर करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कि ये सर्जरी मुझे कब करनी है, किस पे डिपेंड करता है, तो सर्जरी हम एट बर्थ भी कर सकते हैं, सर्जरी हम लेटर ऑन लाइफ में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। तो मैं कह सकता हूं कि सर्जरी या सर्जिकल जो करेक्शन है, सर्जिकल करेक्शन डिपेंड ऑन टू क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि सर्जिकली करेक्शन कब हम कर पाएंगे। दो क्राइटेरिया कौन कौन से है, तो पहला क्राइटेरिया आता है डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड या फिर में बोथ एंड ऑफ ईसोफेगस, कि दोनों एंड है जो ईसोफेगस के, बोथ एंड ऑफ ईसोफेगस के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। पहला, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो इसका मतलब सर्जरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हम क्या नहीं कर सकते, अनास्टोमोसिस नहीं कर सकते, पहला तो ये। दूसरा, कंडीशन ऑफ बेबी,
कंडीशन ऑफ बेबी, यानी बच्चे की कंडीशन क्या है इसके साथ। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के साथ बेक्टरल सिंड्रोम पड़ा था, कार्डियक एनोमली से हम सर्जरी नहीं कर सकते। हरी बात समझ में। उसमें मैं बोलूं तो सर आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या और कोई प्रॉब्लम है, तो सर डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चा हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। तो वो सारी कंडीशन डिपेंड करती है कि बच्चे में ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेनली ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब अगर हम सर्जरी की बात करें तो इसको सर्जरी को हम 2 स्टेप में कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर्जरी नहीं कर सकते हम, पर बिल्कुल हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर्जिकली जो करेक्शन है वो डिपेंड 2 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि उसमें 1 स्टेप सर्जरी होगी या फिर 2 स्टेप सर्जरी होगी। 1 स्टेप सर्जरी होगी या फिर कितनी होगी, 2 स्टेप सर्जरी होगी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं 1 स्टेप सर्जरी की, 1 स्टेप सर्जरी, 1 स्टेप सर्जरी की बात करूं कि सर 1 स्टेप यानी एक ही स्टेप में कब सर्जरी हो सकती है। यानी एक स्टेप सर्जरी का मतलब हुआ कि मैं लाइगेशन करूं फिस्टुला का और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दूं उस इसोफेगस का, दोनों इसोफेगस एंड का क्या कर दूं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दूं और लाइगेशन कर दूं फिस्टुला का, तो ना तो कनेक्शन रहेगा ट्रेकिया के साथ और इसोफेगस कंप्लीटली क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो 1 स्टेप सर्जरी और 1 स्टेप सर्जरी में हम क्या करते हैं, 1 स्टेप सर्जरी हम कब करते हैं, तो सबसे पहला डिपेंड कर रहा था किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, कि अगर बोथ एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, बोथ एंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है। पहले इसको हम 2.5 सेंटीमीटर बोलते थे, 2.5 सेंटीमीटर बोलते थे, अभी मैं इसको बोल रहा हूं बेटा लेटेस्ट में 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर है। दूसरा, अगर बच्चा कैसा स्टेबल है, चाइल्ड कैसा बेटा स्टेबल है, यानी हीमोडायनेमिकली बच्चा कैसा बेटा स्टेबल है, उस कंडीशन में एक स्टेप सर्जरी हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। एक स्टेप सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, 1 स्टेप सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, तो डाइवर्जन एंड लाइगेशन, डाइवर्जन एंड लाइगेशन ऑफ फिस्टुला एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ऑफ इसोफेगस, एनास्टोमोसिस ऑफ इसोफेगस, कि इसोफेगस का हम एंड टू एंड क्या कर देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं। यानी डाइवर्जन एंड लाइगेशन, यानी मैं आपसे कहूं कि सपोज करो ये जो कनेक्शन है, उल्टा डायग्राम बनाया मैंने, वापस से बनाता हूं बेटा, सुनो। कि सपोज करो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, सपोज करो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ इस टाइप का डिफेक्ट है, यानी टाइप सी है सपोज करो, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला बोला डाइवर्जन, इसको यहां से डाइवर्ट करना पड़ेगा और इसको तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइगेट कर देंगे और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे, किसके साथ, प्रोक्सिमल एंड के साथ। वो जो है वो कौन सी स्टेप की सर्जरी है, 1 स्टेप सर्जरी है। कौन सी है बेटा, 1 स्टेप सर्जरी है। 1 स्टेप सर्जरी से हम आगे बढ़ते हैं बेटा 2 स्टेप सर्जरी की ओर, कि सेकंड स्टेप सर्जरी मैं बोलूं कि 2 स्टेप सर्जरी, जिसमें 2 स्टेप यानी 2 बार हमें सर्जिकली करेक्शन करना पड़ेगा। 2 स्टेप सर्जरी, 2 स्टेप सर्जरीज, देखो समझना ध्यान से, जो सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनको एक ही बार में हम कंप्लीटली रिपेयर नहीं कर सकते, उन सारी सर्जरीज के लिए हम 2 स्टेप या 3 स्टेप तक यूज करते हैं। यानी हमें मल्टीपल टाइम उसमें क्या करनी पड़ती है, सर्जरीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो 2 स्टेप सर्जरी और 2 स्टेप सर्जरी कब करते हैं, तो अगर डिस्टेंस बोथ एंड के बीच में कितना हो बेटा, तो मोर देन 3 सेंटीमीटर हो। कितना हो, मोर देन 3 सेंटीमीटर हो, और बच्चा कैसा हो, अनस्टेबल, चाइल्ड नॉट स्टेबल या बच्चा अनस्टेबल हो, तो उस कंडीशन में हम कौन सी करते हैं, 2 स्टेप सर्जरीज। कौन सी करते हैं, 2 स्टेप सर्जरी। अब इस 2 स्टेप सर्जरीज के अंदर हम क्या करते हैं, 2 स्टेप में, तो पहला हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, कि सर स्टेप फर्स्ट के अंदर हम कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले करते हैं बेटा लाइगेशन ऑफ फिस्टुला, लाइगेशन ऑफ फिस्टुला। सबसे पहले तो हमें उस फिस्टुला को क्या करना है, लाइगेट करना है, ताकि ना तो एयर स्टमक में एंटर करके एब्डोमिनल डिस्टेंशन करे और ना ही आपका फूड कंटेंट किसमें जाए, ट्रेकिया में जाके उसको निमोनिया कॉज करे या एस्पायरेशन या साइनोसिस कॉज करे। तो सबसे पहला लाइगेशन ऑफ फिस्टुला, यानी फिस्टुला को हम क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। इसके अलावा हम करते हैं बेटा सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी। सेकंड वन आता है सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी, सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी। सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी का मतलब क्या है, सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी नाम से पता चल रहा है कि सर्वाइकल रीजन से हम इसोफेगस में एक ओपनिंग बना रहे हैं। सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी, उसका इसोफेगस में ओपनिंग बनाने का मेन रीजन क्या, सपोज करो कि ये अपर एंड है, ठीक है, ये अपर एंड है जो किससे जुड़ा है, माउथ से जुड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, सर्वाइकल रीजन पे एक ओस्टोमी क्रिएट करूंगा, एक होल बनाऊंगा और उस होल के वजह में उसमें क्या करूंगा, कैथेटर इंसर्ट करूंगा परमानेंटली, और उस कैथेटर से मैं क्या करूंगा, जो भी बच्चे में सपोज करो सलाइवेशन हुआ, सलाइवेशन को बच्चा क्या करेगा, तो हम कह सकते हैं कि सर वो स्वॉलोइंग करेगा, तो स्वॉलोइंग के बाद जो फ्लूइड, जो सलाइवेशन या स्टैग्नेट हो रहा है, उसको मैं रिपीटेडली क्या कर सकता हूं, इरिगेशन कर सकता हूं। यानी मैं क्या कर सकता हूं, उसको इरिगेट आउट कर सकता हूं, यानी उसको वॉश आउट कर सकता हूं, निकाल भी सकता हूं, यानी इरिगेशन यानी फ्लूइड इसमें इंसर्ट भी कर सकता हूं, इसे वापस से रिमूव कर सकता हूं, ताकि इसमें एबनॉर्मली कलेक्शन ना हो। क्योंकि जब एबनॉर्मल कनेक्शन होगा फ्लूइड का, तो लेटर ऑन लाइफ ये क्या हो जाएगा, इस फ्लूइड का स्टैग्नेशन, और स्टैग्नेशन की वजह से ये फ्लूइड हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने की वजह से हो सकता है कि ये पोर्शन और क्या हो जाए, फाइब्रोस हो जाए। जब आप सर्जरी करने जाओ तो पहले से गैप 3 सेंटीमीटर से ज्यादा था, ऐसा नहीं हो कि इसको भी हमें कट करना पड़े। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी इस बच्चे में प्रीफर करते हैं। तीसरा, अब इस बच्चे में फीडिंग भी तो करानी है, फीडिंग भी तो करवानी है। फीडिंग क्यों करवाएंगे, फीडिंग करवानी है, लेकिन अब हम ना तो इसमें नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी पासेज तो कैसा है, ब्लॉकेज में, तो उस कंडीशन में हम करते हैं उसमें गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी का मेन जो रीजन है बेटा क्या, वो आपका फॉर फीडिंग की। फीडिंग के लिए इस बच्चे में गैस्ट्रोस्टोमी करना पड़ेगा, यानी कि मैं स्टमक में डायरेक्टली क्या करूंगा, ऑस्टोमी क्रिएट करूंगा। यानी मैं कहूं कि स्टमक, और स्टमक में मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, ऑस्टोमी क्रिएट कर रहा हूं, और इसके बाद मैं बच्चे को क्या कराऊंगा, फीडिंग कराऊंगा। तो बच्चे की फीडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रोस्टोमी। तो 2 स्टेप सर्जरी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब डिस्टेंस ज्यादा था, और जब डिस्टेंस ज्यादा था तो हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं कर पा रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने
टू स्टेप सर्जरी को क्या किया, चूज किया, और फर्स्ट स्टेप में हमने लाइगेशन किया फिस्टुला का, सेकंड स्टेप में हमने उसके साथ सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी किया, और थर्ड में हमने क्या कर दिया, गैस्ट्रोस्टोमी कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन हम उसका क्या करेंगे, सेकंड स्टेप सर्जरी करेंगे। कौन सी करेंगे बेटा, सेकंड स्टेप सर्जरी करेंगे। वन स्टेप और वन स्टेप के बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप सर्जरी या स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, तो स्टेप 2 के अंदर हम करेंगे बेटा एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ऑफ इसोफेजियल पाउच, कि जो इसोफेजियल पाउच है उसका हम एंड टू एंड क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। कौन से स्टेप में, स्टेप सेकंड में, ठीक है। अगर पहला तो क्या करेंगे, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे, दूसरा इसके बाद ये जो सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी और गैस्ट्रोस्टोमी करी, उस दोनों को क्या कर देंगे, वापस से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी एंड सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी, कि सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी और गैस्ट्रोस्टोमी को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अगर डिस्टेंस अभी भी ज्यादा है, अगर डिस्टेंस अभी भी यानी बच्चे की ग्रोथ के साथ भी अगर वो ग्रो करके अगर डिस्टेंस का गैप फिल नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इसमें क्या यूज करते हैं, ग्राफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ डिस्टेंस इज मोर टेक ए कोलन ग्राफ्ट, कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कोलन ग्राफ्ट भी, यानी कोलन का ग्राफ्ट लेते हैं, कोलन से ग्राफ्ट लेके उससे हम क्या कर सकते हैं, वो ग्राफ्ट हम लगा सकते हैं। सपोज करो कि ये जो इसोफेजियल अटैच था, इसमें गैप है वो ज्यादा है, और अगर हम इसका एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं कर सकते तो हम कोलन से क्या लेंगे, ग्राफ्ट लेंगे, और उस ग्राफ्ट को यहाँ क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे, और ये कंटिन्यूअस पासेज हम फॉर्म कर देते हैं। तो ये कौन सी स्टेज में करते हैं, तो अपन टू स्टेप सर्जरीज के अंदर ये सारा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सर्जरी, ठीक है। पहला था वन स्टेप सर्जरी में तो डाइवर्जन एंड लाइगेशन कर रहे हैं। सेकंड स्टेप सर्जरी के अंदर स्टेप फर्स्ट में हम लाइगेशन के साथ सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी और गैस्ट्रोस्टोमी, और स्टेप सेकंड के अंदर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस के साथ क्लोजर करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी और सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी को। और लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन होता है इसोफेजियल रिप्लेसमेंट या इसोफेगल रिप्लेसमेंट, यानी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक इसोफेगस भी लगा सकते हैं। ये हमारा क्या बेटा लास्ट ऑप्शन है। जब कुछ भी कैसे भी हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसोफेगस को हम क्या करेंगे, एज ए इम्प्लांट यानी प्रोस्थेटिक यानी सिंथेटिक मटेरियल का हम इसोफेगस क्या करेंगे, उस पे प्लेसमेंट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सर्जिकल स्टेप हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन के बाद, कि सर प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, टीईएफ विद ईएम है। तो प्री ऑपरेटिव केयर या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव केयर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे में फ्रोथी सलाइवेशन देखा, तो सबसे पहले मेंटेन करो उसका एनपीओ स्टेटस, मेंटेन एनपीओ स्टेटस व्हेन टीईएफ विद ईए इज सस्पेक्टेड। अगर सस्पेक्टेड है तो भी उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एनपीओ। हाइड्रेशन मेंटेन करो, हाइड्रेशन बाय आईवी रूट के वाया उस बच्चे का क्या करो आप, हाइड्रेशन मेंटेन करो, ठीक है। जब उस बच्चे का एनपीओ स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं अपन, एनपीओ स्टेटस यानी बच्चे को नील पर माउथ या नील पर ओरल यानी बच्चे को कुछ भी फीड नहीं करवा रहे हैं, तो क्या उस बच्चे को पैसिफायर देना चाहिए, यानी रबर का निप्पल उसकी सकिंग नीड को कंप्लीट करने के लिए देना चाहिए, तो सर नहीं, उसको नहीं देना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप उस बच्चे को दोगे पैसिफायर तो बच्चा सकिंग करेगा, उसमें मिल्क आए या नहीं आए, सकिंग में फीड हो या नहीं हो, लेकिन उस बच्चे में सलाइवेशन तो होगा, और बच्चा कंटिन्यूअसली सकिंग के साथ स्वलोइंग करेगा, और उस सलाइवेशन को वो क्या कर जाएगा, सलाइवेशन को सोलोइंग करेगा, तो सोलोइंग के ड्यूरेशन में वो जो सलाइवा वो जाके इस पाउच में क्या हो जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा, और जब पाउच में स्टैग्नेट हो जाएगा तो वो स्टैग्नेशन के बाद फाइब्रोस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे को प्रीफर नहीं करना पैसिफायर, नो पैसिफायर प्रायर टू सर्जरी यानी सर्जरी से पहले, यानी हम प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो नो पैसिफायर, उस बच्चे को पैसिफायर नहीं देना, नो पैसिफायर अगर दिया तो वो सलाइवेशन कहां इकट्ठा होगा, प्रोक्सिमल पाउच में होगा, ठीक है। इसके अलावा में क्या करना है, तो एक डबल ल्यूमन कैथेटर इंसर्ट करना है इस पाउच में। डबल ल्यूमन, एक ल्यूमन से हम सलाइन डालेंगे, दूसरे से हम उसको क्या कर लेंगे, सक आउट कर लेंगे, यानी कंटीन्यूअस इरिगेशन के लिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, डबल ल्यूमन ट्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट वन याद रखना बेटा, डबल ल्यूमन कैथेटर इन इसोफेजियल पाउच टू सक्शनिंग एंड इरिगेशन। सक्शनिंग और इरिगेशन के लिए हम उसमें क्या करेंगे, डबल ल्यूमन कैथेटर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ल्यूमन कैथेटर का क्या यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा में क्या करना है, तो उस बच्चे को हमें सुपाइन पोजीशन देनी, कैसी देनी है, सुपाइन अपराइट पोजीशन, ताकि रिगर्जिटेशन कम हो, सुपाइन अपराइट पोजीशन, ताकि उस बच्चे में जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है मिनिमाइज करे, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को, सॉरी अगर मैं बात करूं तो जो स्टमक है उससे रिगर्जिटेशन ना हो, तो हम सुपाइन अपराइट पोजीशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं प्री ऑपरेटिव यूज बच्चे में, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जैसे सस्पेक्टेड होता है तो एनपीओ स्टेटस मेंटेन करो, दूसरा उसमें पैसिफायर प्रायर सर्जरी आपको नहीं देना है, तीसरा हम डबल ल्यूमन कैथेटर हम यूज करते हैं। डबल ल्यूमन कैथेटर यूज करने का रीजन यही है कि हम ताकि उसमें सक्शनिंग और इरिगेशन कर सके, और उसके अंदर जो भी मटेरियल स्टैग्नेट हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां से आउट कर सकते हैं, ताकि इसमें फाइब्रोसिस इन केस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन की, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम क्या करेंगे, एक बच्चा जिसके अंदर हमने क्या किया, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अटैचिया को रिपेयर किया, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अगेन वही कि अगर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक दे दो, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, ठीक है। दूसरा इंस्पेक्ट करो सर्जिकल साइट को,
इंस्पेक्ट सर्जिकल साइट फॉर इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट फॉर इन्फेक्शन, कि किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है सर्जिकल साइट पे, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब इस बच्चे को पेसिफायर दे सकते हो, पेसिफायर टू चाइल्ड सकिंग नीड, फॉर चाइल्ड सकिंग, कि सकिंग नीड को स्टिमुलेट करने के लिए, सकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए इस बच्चे को क्या कर सकते हो आप, पेसिफायर प्रीफर कर सकते हैं। तो पेसिफायर प्री ऑपरेटिवली नहीं देना, कब देना बेटा इसको, पोस्ट ऑपरेटिवली हम पेसिफायर इसमें प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इस बच्चे में जब सर्जरी करी है तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाली, और इस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से जब भी हम फीडिंग कराते हैं तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब अबाउ स्टमक होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपने स्टमक के अंदर ट्यूब इंसर्ट करी है, गैस्ट्रोस्टोमी की है, तो अगर आपकी ट्यूब नीचे रहेगी तो वाया ग्रेविटी उसमें नहीं जाएगा क्या फीडिंग, अगर ट्यूब आपके स्टमक लेवल से अबाउ रहेगी ड्यूरिंग फीडिंग तो वाया ग्रेविटी हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फीड करा सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी याद रखना कि गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब ड्यूरिंग फीडिंग कैसी होनी चाहिए, तो अबाउ स्टमक, ठीक है। तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब अबाउ द लेवल ऑफ स्टमक, लेवल ऑफ स्टमक, स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग, बाद में भी ऊपर ही रहे अच्छा है, लेकिन स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग, और बाद में नीचे रहे तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो भी गैस इन केस उसके अंदर गई है स्टमक में वो भी क्या हो सकती है, आउट हो सकती है। तो ड्यूरिंग फीडिंग, स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग में गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को क्या रखना है, अबाउ द लेवल ऑफ, अबाउ द लेवल ऑफ स्टमक, ठीक है, अबाउ लेवल रखनी है स्टमक के, कब, ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा और क्या इंटरवेंशन करना है, इस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को हमें ओपन भी रखना है, यानी हम जनरली राइस ट्यूब जो हम लगाते हैं पेशेंट्स में या बच्चों में, तो राइस ट्यूब को हम क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं ताकि उसके अंदर एयर ना जाए, या फिर जनरली हम उसको क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, उसको ओपन रखते हैं ताकि अगर उस फिस्टुलरी कनेक्शन के वाया अगर स्टमक में कुछ गया है, स्टमक में कोई गैस गई है, तो वो भी क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए। तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को हमें क्या रखना है, ओपन रखना है। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लेफ्ट ओपन टू एक्सपेल एयर फ्रॉम स्टमक, कि स्टमक से जो एयर है वो एक्सपेल आउट हो जाए, तो टू एक्सपेल एयर फ्रॉम स्टमक, इसके लिए हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को हमेशा कैसे रखते हैं बेटा, ओपन रखते हैं। कैसे रखते हैं, ओपन रखते हैं, ठीक है। आफ्टर आपने सर्जरी के बाद में फीडिंग क्या कराएंगे, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फीडिंग इज स्टेराइल वाटर। सबसे पहले हम इस बच्चे को क्या देंगे, फर्स्ट फीडिंग स्टेराइल वाटर देंगे। तो ऐसा नहीं हो कि एबनॉर्मली कोई कनेक्शन, अगर मान लो सपोज करो कि ओपन हो गया, अगर वापस से रिकरेंट फिस्टुला हो गया, तो हम अगर स्टेराइल वाटर देंगे तो इन केस चांसेस है कि उस बच्चे के अंदर हम मिनिमाइज कर सकते हैं एस्पायरेशन के बाद निमोनिया को, क्योंकि हम फीडिंग देंगे तो फीडिंग तो कैसी होती है, क्लीन होती है। हम जो भी फूड इंजेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी स्टेराइल नहीं होता, कैसा होता है, क्लीन होता है। तो क्लीन फीड जाएगा, उसकी बजाय अगर स्टेराइल वाटर अगर मैं दूं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो अगर रिकरेंट फिस्टुला भी अगर इन केस हो जाए तो उस बच्चे के अंदर क्या नहीं हो, निमोनिया के डेवलप होने के चांसेस कम हो जाए। तो फर्स्ट फीडिंग इज स्टेराइल वाटर, देन आफ्टर स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड, उसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यही थी कि एक तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को अबाउ द स्टमक रखना है, और दूसरा में क्या करना पड़ेगा, इस ट्यूब को ओपन छोड़ना है ताकि गैस क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए। सर्जरीज के क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी, इससे भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर सर्जरी कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला, विकिसोफेजियल अट्रेसिया अगर आपने रिपेयर किया तो सबसे पहला आता है बेटा एनास्टोमोसिस लीकेज। अगर आपको पूछा जाए सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आता है आफ्टर सर्जरी, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला विथ इसोफेजियल अट्रेसिया के साथ हम कह सकते हैं कि सर एनास्टोमोसिस लीकेज आता है। सबसे पहला कौन सा आता है, एनास्टोमोसिस लीकेज। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हो सकता है उसमें रिकरेंट फिस्टुला, कि एक बार हमने रिपेयर तो किया फिस्टुला का, लेकिन वापस से फिस्टुलरी क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, तो रिकरेंट फिस्टुला हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स का मतलब होगा नेरोनेस, स्ट्रक्चर्स का मतलब नेरोनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जब रिपेयर किया है, सपोज करो जो रिपेयर किया तो रिपेयरिंग टिश्यू यहां पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ करेंगे, जब इनकी अगर ओवरग्रोथ हो जाए तो उस कंडीशन में इसोफेगस का क्या हो सकता है, इसोफेगस का स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी मैं बोलूं तो ये नेरोनेस का पासेज में नेरोनेस हो सकता है। इसके अलावा ट्रेकियोमलेसिया यानी सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकियल वाल की, ट्रेकियल वाल में हमने सर्जरी के लिए फिस्टुलरी कनेक्शन को हमने ब्लॉक किया है, तो उस कंडीशन में रिकरेंट यानी लेटर ऑन लाइफ में ट्रेकियोमलेसिया यानी ट्रेकिया की जो वाल है वो कैसे हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, सॉफ्ट ट्रेकियल वाल कि ट्रेकियल वाल कैसे हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो ट्रेकियोमलेसिया भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आफ्टर सर्जरी हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, अर्लीस्ट कौन सा होता है, एनास्टोमोसिस लीकेज, और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो इसोफेजियल, मोस्ट कॉमन ने बोला था इसोफेजियल अट्रेसिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेसिया में आफ्टर सर्जरी हमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर। कौन सा, इसोफेजियल स्ट्रक्चर। तो ये हमने एक डिजीज और एक लेक्चर डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेसिया। ऑल द बेस्ट।